नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास जो है मुख्यतः 3 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आता है आधुनिक इतिहास। देखो बच्चों, इतिहास, जब भी हम लोग इतिहास का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ विचार आते हैं कि कैसे इतिहास में हम लोगों को अवशेष प्राप्त हुए, कैसे आज से प्राचीन भारतीय इतिहास। इसका मतलब है प्राचीन इतिहास का मतलब होता है प्राचीन भारतीय इतिहास। आज से 3000 साल पहले, ये 3000 ईसा पूर्व जब हमारा इतिहास का जन्म हुआ था, तो कैसे लोगों ने जीवन यापन किया, कैसे लोगों ने औजारों का प्रयोग किया, कैसे लोगों ने पेड़ पौधे देखे, कैसे लोगों ने खेती करी, सिंचाई करी, बुनाई करी, कैसे लोगों का यंत्रों का माध्यम बना। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, एसएससी जीडी की, रेलवे में किसी एग्ज़ाम की, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आपको 10 किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, आप आर के राठी पढ़ रहे हैं, आप क्राउन पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, 4 किताबों के सार पढ़ के भी आपको कुछ नहीं होगा। आप मार्ग से भटक जाओगे और आप कन्फ्यूज जाओगे। आपका काम सिलेक्शन लेना है, ज्ञान एकत्रित करना नहीं है, ठीक है ना। सभी किताबों का निचोड़ करके एक शॉर्टकट में आपको क्लास पूरी कवर कराएंगे। और उसके बाद अगर आपने इतिहास यहाँ से पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे सफिशिएंट है यहाँ के लिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी सफिशिएंट है, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि ग्रीक लेखक थे। अब बात करते हैं कि आज से 3000 साल पहले जब इतिहास का जन्म हुआ, आज से 3000 साल पहले जब इतिहास का जन्म हुआ तो हमें बहुत से साक्ष्य मिले। जैसे कि हम बात करते हैं कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। मेरे बच्चों ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये चीज है पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य कैसे, जैसे कि बात करें आपकी, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आगे बिल्कुल नहीं भागना है, स्टेप बाय स्टेप भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे भारत सबसे पहले? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में अवशेषों की खोज की थी। जैसे कि राजस्थान के अवशेष मिले, राजस्थान में बहुत से अवशेष मिले हैं आपके, महाराष्ट्र में बहुत से अवशेष मिले हैं, दक्षिण में मिले हैं, उत्तर में मिले हैं। तो कहाँ से लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे लोग औजारों का प्रयोग करते थे, कैसे लोग अपने भोजन का इस्तेमाल करते थे, कैसे लोग जीवन यापन करते थे, कैसे भोजन का इस्तेमाल करते थे, कैसे पौधों को काट कर खेती करी गई, बुनाई करी गई, कटाई करी गई, कैसे कैसे बड़े बड़े जंगलों को काट कर गाँव बसने चालू हो गए, शहरों का निर्माण हो गया, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लगा, कैसे करा लोगों ने। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास को हम लोग एंशियंट हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंशियंट हिस्ट्री। दूसरी चीज़ है मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरे नंबर पे आती है आधुनिक इतिहास, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो हम आपको बता दें, 3000 ईसा पूर्व एंशियंट हिस्ट्री आई थी, जो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच चली थी। फिर आती है मध्यकालीन इतिहास,
जो 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच चली थी। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1501 से 1945 तक चली थी, भारत की आज़ादी की लड़ाई तक चली थी। अब आप लोग के मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ईसा पूर्व क्या है, ये ईस्वी क्या है, क्या है ईसा पूर्व, क्या है ईस्वी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास दो प्रकार से बटा था, एक था भारत का इतिहास और एक था विश्व का इतिहास। ठीक, दो प्रकार से बढ़ गया। तीनों से बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है और ईस्वी का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है और ईस्वी का मतलब क्या होता है। अगर आपको डेट नहीं समझ में आएंगी तो आपको हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना सारी डेट के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। तो देखो बेटा, बात करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, मान लो आपको हम स्ट्रक्चर बताते हैं, ध्यान सुनना। एक स्ट्रक्चर है, मान लो यहां पे 0 है। ठीक, यहां पे क्या है, 0। एक समय ऐसा आ गया था कि मान लो 0 एक समय था। 0 से अगर हम आगे की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 540 ईसा, ठीक, 640 ईसा। आगे बात करते हैं जैसे कि मान लो 1545 ईसा, 1945। अगर हम आगे की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 540 ईसा, ठीक, 640 ईसा। आगे बात करते हैं जैसे कि मान लो 1545 ईसा, 1945 आया, 2020 आया हमारा। तो ये जो है ईसा में आते हैं। ठीक, और हम बात करते हैं 0 से, 0 के पीछे की। 0 का मतलब है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के बाद के दिन और ईसा मसीह के जन्म के पहले के दिन। ये हमारी जो 3000 ईसा पूर्व है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले के दिन हैं। जैसे कि माइनस में हम लोग बात करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इस बार हम लोग देखेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के दिन, ऐसे यहाँ पे 540 आएगा माइनस में, ईसा मसीह जन्म से पहले का दिन। फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ आएगा 3000। यहीं से हमें इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत मिलने लगे। ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले के दिन हम लोग कहते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के बाद का जो होता है वो होता है एडी। इंग्लिश में बोलते हैं एडी, जो होता है एनो डोमिनी। अब जैसे कि आपसे बात करते हैं कि अभी हम लोग जो चल रहे हैं लगभग 2020 22 23 24 चल रहा है। तो 24 में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 2024 एडी, 2024 एडी चल रहा है। अभी का सन चल रहा है, ये वर्तमान का सन चल रहा है। ठीक है ना। तो ये एडी में आएगा। और हम लोग बात करते हैं पीछे से। तो देखो बेटा, यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जो आए वो ईसा पूर्व में आए हैं। गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए। राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो ये जितने भी हमारे भगवान थे, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले आए। ठीक है ना। साम्राज्य जो विस्तार होना चालू हुआ था सही तरीके से, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से होना चालू हुआ था। ठीक है ना। साम्राज्य जो विस्तार हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म से बाद चालू हुआ था। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे की प्राचीन इतिहास के बारे में, जो 3000 ईसा पूर्व इतिहास के बारे में आपने पढ़ लिया। 3000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी इसकी। इतिहास के बारे में आपने पढ़ लिया कि कैसे हम लोग साक्ष्य के बारे में जानेंगे, कैसे कहाँ कहाँ से अवशेष मिले हैं, किन्हें अवशेष मिले थे, उन अवशेषों को कहाँ रखा है आज भी। ठीक,
तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, नीचे की लाइन मिटा देते हैं। एक और सिद्धांत है, हम आपको बताते हैं कि, एक मिनट रुकिएगा, एक और सिद्धांत आपको बताते हैं कि लोग कहते हैं कि भारत की खोज तो वास्को डी गामा ने की थी, कि भारत की जो खोज है वो तो कहते हैं वास्को डी गामा ने की थी, 20 मई 1498 को की थी। ठीक है, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले बना ही नहीं था। अगर इससे पहले भारत बना ही नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया, मगध साम्राज्य कहाँ से स्थापित हुआ, बिंबिसार आए, उदयन आए, अजातशत्रु आए, तो वो सब कहाँ से आए। तो इसके बारे में जानेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली था। इसके बारे में बहुत जरूरी आपको जानना है, क्योंकि इतिहास का निर्माण तो हमारा 3000 साल पहले ही हो चुका था। आज से 3000 साल पहले इतिहास निर्माण हो चुका था। भारत की खोज वास्को डी गामा को इसलिए कही जाती है क्योंकि समुद्री मार्ग की ओर से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसकी तरफ की? किसकी तरफ से की थी? समुद्री मार्ग की ओर से की थी भारत की खोज। पुर्तगालियों ने जब भारत की खोज की थी तो वो समुद्री मार्ग से होके आए थे। इधर से होके आए थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ये बात आप लोग जान गए। कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा इसी में याद हो जाएगा। आराम से पढ़ना है, लेकिन जल्दी भागना कतई नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आहिस्ते से पढ़ना है, हल्के हल्के पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक खत्म करेंगे। हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है। आप सोचो कि एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, तो एक दिन में पूरा नहीं होगा। अभी आपके लेक्चर अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पुश करें, समझें सर क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ये जो है केप ऑफ गुड होकर भारत आया। केप ऑफ गुड होकर भारत आया था, समुद्री मार्ग पड़ता है। ये केप ऑफ गुड पड़ता कहाँ है? ये दक्षिण के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए नीचे लिख रहे हैं, किनारे पर पड़ता है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड के रास्ते होकर भारत आया था। केप ऑफ गुड भारत के दक्षिण के किनारे पड़ता है, ठीक है ना। जब इसने भारत की खोज कर ली थी तो जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद किस पे पहुंचा था? लिख लो, आप लोग लिखते रहना कि वास्को डी गामा जो है वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां पर जाके इसने वहां के लोगों को भारत के बारे में बताया कि भारत में कैसे कैसे मृतकों के टीले हैं, कैसे कैसे साक्ष्य हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को बताया। उसके बाद वहाँ के लोगों को लेकर भी ये भारत आने लगा। तो यहीं से जब वहाँ के लोग, कालीकट बंदरगाह के लोग, जब कैसे कैसे साक्ष्य हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को बताया। उसके बाद वहाँ के लोगों को लेकर भी ये भारत आने लगा। तो यहीं से जब वहाँ के लोग, कालीकट बंदरगाह के लोग जब भारत आए, तो उन्होंने फिर यहाँ पे साक्ष्य ढूंढे, और उन साक्ष्य को हम लोगों ने मेंशन किया, पढ़ा। इतनी बात आपकी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि उन्होंने साक्ष्य को पढ़ा और मेंशन किया, किताबों में मेंशन किया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं। आज जैसे प्राचीन भारतीय की अगर हम लोग बात करें, तो प्राचीन भारतीय में सिर्फ 3 धर्म ही देखने को हमें मिले थे जिनके साक्ष्य मिले। पहला था हिंदू धर्म, दूसरा था जैन धर्म, और तीसरा था बौद्ध धर्म। इन तीनों के ही साक्ष्य मिले। इन तीनों के अनुयायी थे जो अपना जीवन यापन करते थे। धर्म अलग अलग थे, लेकिन जीवन जीने की जो शैली थी वो सबकी समान थी, ठीक है। धर्म अलग अलग थे, लेकिन जीवन जीने की जो शैली थी वो सबकी समान थी, ठीक है। 3 धर्म देखने को मिले। कौन कौन से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ब्राह्मण भी कहा जाता है, लेकिन वो हिंदू धर्म में ही आ जाता है।
ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी पूरी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत की। ठीक, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। 3000 ईसा पूर्व जिसकी शुरुआत हुई थी, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और दूसरी चीज पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप लोग कि इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना हेरोडोटस को कहते हैं। ये ग्रीक लेखक थे, ग्रीक लेखक थे, ठीक है ना। पहले पुर्तगाली आए भारत में, उसके बाद डच आए, फिर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुए, घमासान युद्ध हुए इन दोनों के बीच में। पुर्तगाली आए, युद्ध हुआ, वापस चले गए, वापस चले गए भारत की खोज करके। ठीक, तो हम लोग ये रफ कर देते हैं और इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नामकरण की। किसकी बात करते हैं? नामकरण। नामकरण की हम लोग बात करेंगे। फैक्ट लिख लेना, एक एक करके बताएंगे आपको। आइए आपको बताते हैं पहला फैक्ट। नामकरण कहा जाता है कि महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष नाम से जाना जाता था। साथ साथ लिख लेंगे। महाकाव्य और गलत हो गया, पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। संग में लिखते रहेंगे, संग में, उसके बाद आपको समझाएंगे कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। भारत देश को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया? कैसे भारत का नाम, कैसे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, कैसे भारत पड़ा? ठीक, आगे देखते हैं। भारत यानी भरत का देश, भारत यानी भरत का देश, ये भी कहा जाता था, भारत का देश भी कहा जाता था इसे, नहीं, भारत का देश, भारत यानी भरत का देश। यहाँ के निवासियों को कहा जाता था भारत का देश, ठीक है। और ये नहीं सॉरी, यहाँ के निवासियों को, भारत यानी भरत का देश, इतना लिखो आप लोग। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? पूरी बात लिख लें कि यहाँ के निवासियों को, किसको? निवासियों को ऐसे लिख लेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाने लगा। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाने लगा। यूनानियों ने, इतना पहले लिख लिया आपने, ठीक है, एक और लाइन लिख देते हैं। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा।
क्यों कहा भाई यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस? बताते हैं आपको। यूनानी जो हैं जब भारत आए थे तो वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों के संपर्क में आए थे। यूनानी जब भारत आए थे तो वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों के संपर्क में आए थे। ठीक है, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं। तो यूनानी जब आए थे तो वो सिंधु नदी के रास्ते ही आए थे, और सिंधु नदी के बसे, जो सिंधु नदी के किनारे पर बसे लोग थे, सबसे पहले उनके संपर्क में आए। उनसे उन्होंने बातचीत की, उनसे पूछा भारत की स्थिति के बारे में कि भारत कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, कैसे भारत के लोग जीवन यापन करते हैं, कैसे भारत के लोग औजारों का प्रयोग करते हैं, कैसे भोजन का इस्तेमाल करते हैं, सारी जानकारी ले ली सिंधु नदी के किनारे पे बसे लोगों से। उसके बाद वो वापस अपने देश गए, वहाँ के लोगों को बताया कि भारत ऐसा ऐसा है और भारत चलो। तो वहाँ से लेके वो लोग भारत आए। तो यूनानियों ने ही, लिखते रहना मेरे साथ, कि यूनानियों ने ही भारत को इंडिया नाम दिया। यूनानियों ने ही भारत को इंडिया नाम दिया। इंडिया जो है इंडस से ही मिलता जुलता है। ठीक, इंडिया जो है इंडस से ही मिलता जुलता है, और सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। इसीलिए ये ग्रीक शब्द से काफी संबंधित है, याद रखना। ग्रीक शब्द से काफी संबंधित है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ऊपर की लाइन आपने अगर नोट कर ली होगी तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, किसने भारत देश का नाम हिंदुस्तान रखा और कैसे पड़ा। हिंदू यानी हिंद, हिंदू यानी हिंद, तो हिंद से ही हिंदुस्तान पड़ा। भारत देश का नाम हिंदुस्तान, याद रखना, मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया था। भारत देश का नाम हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया था। ठीक है ना, भारत देश का नाम हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। अरबी और फारसी भाषा में इंडिया को क्या कहते हैं, लिखो मेरे साथ। अभी पहले लिख लो। अच्छा, अरबी और फारसी, राइटिंग बेटा मत जाना, अपने हिसाब से सुंदर सुंदर नोट्स बनाना जैसे आपको समझ में आए। हम बोल भी रहे हैं, मेरे संग बोल के भी लिख सकते हैं। अरबी और फारसी भाषा में इंडिया को हिंद कहते हैं। ठीक है ना, हिंद। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अरबी और फारसी भाषा में इंडिया को हिंद कहते हैं, और हिंदुस्तान नाम जो है, याद रखना, हिंदुस्तान नाम जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया था। सिंधु नदी, यूनानियों ने ही सिंधु नदी को इंडस कहा है, इंडस से ही इंडिया आया है, इंडस से इंडिया आया है। ठीक है ना, तभी भारत को इंडिया नाम भी यूनानियों ने दिया है। इसके बाद
हम लोग अब बात करेंगे कि कैसे भारत में धार्मिक ग्रंथ आए, कैसे महाकाव्य आए, कैसे पुराण आए, कैसे विदेशियों यात्रियों का विवरण यहाँ पे हुआ, कैसे ऐतिहासिक शास्त्र आए, ऐतिहासिक ग्रंथ आए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग इतना कुछ कर लीजिए। अगर सामने नहीं आ रहा हूँ तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे हुआ, कौन कौन से ग्रंथ आए, कौन कौन से धर्म थे, कैसे धर्मों का विभाजन हुआ, खास खास चीजें ही पढ़ेंगे, याद रखिएगा, खास खास चीजें ही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने ऊपर का रफ कर दिया, सॉरी। पहले इतना कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इतिहास जो है 3 चरणों में बटा हुआ है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट जो है वो 3000 से 500 में है, 500 ईस्वी तक है। मिडिवल जो है 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। और मॉडर्न जो है 1501 ईस्वी से 1945 तक है। इतनी बात आपकी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। कैसे भारत का नामकरण हुआ, अंग्रेज भारत में कब आए, इन सब के बारे में बात हो गई है। ठीक, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। ठीक, 20 मई वास्को डी गामा ने खोज की। ठीक, 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाली था। ठीक है ना, केप ऑफ गुड होकर, दक्षिण के किनारे से केप ऑफ गुड होकर भारत आया था।